एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका बायोलॉजी के इस नए क्लास के अंदर में। ये जो लेक्चर होने वाला है बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसका आखिरी लेक्चर होने वाला है, लेक्चर नंबर 6 होने वाला है ये। एंड इस लेक्चर के अंदर में हम कंप्लीट करने वाले हैं वो सभी टॉपिक्स जो बच चुके थे एंड आज पूरा का पूरा चैप्टर एंड हो जाएगा। सो चलो इस लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड हाँ, आज हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। देन फिर एक एक करके वो जो टॉपिक है वो हम कंप्लीट करेंगे। वैसे तो बहुत ही छोटा छोटा टॉपिक बच चुका है अभी हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। एंड यहाँ पर सब लोग देख सकते हो, सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है निषेचन क्या होता है, उसका अंतःरोपण हम पढ़ेंगे। देन फिर शाहगर्भता प्रेगनेंसी जो होती है वो पढ़ेंगे। एंड फिर भ्रूणीय परिवर्धन और साथ ही साथ प्रसव और दूध स्राव। ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स है वो बच चुके थे एंड आज हम इसे एंड कर देंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है यहाँ पर निषेचन और अंतःरोपण। देखो, इसे स्टार्ट करने से पहले इसका पूरा का पूरा नोट्स कहाँ मिलता है आपको पता होगा। नहीं पता मैं आपको बता दूं, ग्रुप के अंदर में ये सभी के सभी नोट्स जो है वो हम अपलोड कर देते हैं बिल्कुल फ्री में। सो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना जो भी न्यू आ रहे हैं। एंड ये जो चैप्टर है वो एंड हो जाएगा, तो पहला चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर दोनों का ही वीडियो आपको प्ले लिस्ट में देखने के लिए मिल जाएगा। सो आप जाके देख लेना। एंड अगला जो चैप्टर होगा मैं सोच रहा था वन शॉट में हम कंप्लीट करें। सो देखते हैं इस लेक्चर के बाद हम उसके लिए डिसाइड करेंगे कुछ। बाकी लेक्चर जो है जल्द ही आने वाला है, कुछ दिनों से नहीं आ रहा था, बड़ा कुछ महीने से नहीं आ रहा था। सो अभी रेगुलर आएगा ये सारे लेक्चर्स अच्छे से। एंड चलो इसे स्टार्ट कर लेते हैं। एंड देखो, मैंने आपको बताया हुआ था कि हमारे पास दो युग्मक बनते हैं, एक होता है नर युग्मक, एक होता है मादा युग्मक। ये जो दो युग्मक बनते हैं ना, इन दोनों युग्मक का निषेचन में सबसे ज्यादा योगदान होता है। मतलब दोनों युग्मक आपस में मिलते हैं तब जाके निषेचन होता है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। ये निषेचन क्या है, अंतःरोपण क्या है, कंप्लीट डिटेल बात करते हैं। वैसे ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है निषेचन में। क्या होता है, जो शुक्राणु है जिसे हम लोग नर युग्मक कहते हैं, वो क्या करता है मादा के जननांग मतलब कि मादा के शरीर में प्रवेश करता है। और प्रवेश कहाँ से करता है, वो योनि वाले भाग से प्रवेश करता है। अब यहाँ पर मैंने डायग्राम लाया हुआ है, पिछले लेक्चर में भूल गया था, बट अभी प्रॉपर मैंने डायग्राम लाया है एंड अच्छे से मुझे बताना है सारी चीजें। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, जैसे कि मैंने बताया कि जो शुक्राणु होता है जो कि नर युग्मक होता है, वो क्या करता है योनि वाले भाग से जाता है। और योनि भाग से जाने के बाद वो क्या करता है, वो ना ये जो आप देख रहे होंगे अंडवाहिनी नलिका, जिसे हम लोग फैलोपियन ट्यूब या फैलोपियन नलिका कहते हैं, उस नलिका के एक छोटे से भाग जिसे तुम्बिका कहा जाता है, या आप बोल सकते हैं उसे एम्फुला, ये जो वाला भाग है ना, यहाँ पर उपस्थित है हमारा क्या, अंडाणु, जो कि है मादा युग्मक। अब यहाँ पर जो मादा युग्मक है उसके साथ जाके निषेचन करेगा, संलयन होगा। अब क्या होता है देखो, जैसे शुक्राणु यहाँ योनि से प्रवेश करता है, वो जाता है सीधा तुम्बिका वाले भाग में, और यहाँ उपस्थित है हमारा अंडाणु जो कि मादा युग्मक है, और इसके साथ मिलता है जिसे हम लोग निषेचन कहते हैं। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ यहाँ पर होता क्या है। अब यहाँ पर होता ये है कि आप लोग देखिए, शुक्राणु और अंडाणु का जो है वो तुम्बिका भाग में मिलना जो होता है वो क्या कहलाता है भैया, वो कहलाता है निषेचन। अब यहाँ पर सबसे पहले तो प्रवेश हो रहा है, कहाँ से प्रवेश हो रहा है, योनि से शुक्राणु का। शुक्राणु का जैसे ही प्रवेश होता है वो तुम्बिका वाले क्षेत्र में चले जाता है जो कि फैलोपियन नलिका का भाग है, और वहां जाके निषेचन करता है। अब यहाँ से हमें ये तो पता चलता है कि निषेचन क्या होता है भैया, जो नर युग्मक है और मादा युग्मक है, शुक्राणु और अंडाणु दोनों का आपस में मिलना निषेचन कहलाता है। बट ये पूरी बात नहीं है। देखो, हाँ मानता हूँ कि यहाँ पर निषेचन के लिए दोनों युग्मक की आवश्यकता होती है, और दोनों युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो निषेचन होता है। बट ये पूरी बात क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों युग्मक का मिलना अलग बात है और उनमें जो मेन पदार्थ है उसका मिलना अलग बात है। अब देखो एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जो मेन चीज है वो आपको पता होनी चाहिए। वो मेन चीज है अंडाणु और शुक्राणु, ये दोनों तो युग्मक है, दोनों आपस में मिलेंगे तो निषेचन कहलाएगा। बट सिर्फ मिलना नहीं, बल्कि उनके साथ साथ उनका जो मेन पदार्थ है जो कि केंद्र के अंदर में उपस्थित होता है, उनका मिलना है। इसका मतलब ये है कि अंडाणु और शुक्राणु के केंद्रकों का संलयन जो है वो निषेचन कहलाता है, ना कि शुक्राणु और अंडाणु का मिलना। समझ में आ रहा होगा आई थिंक। अब यहाँ पर देख लो, मैंने आपको बताया होता है शुक्राणु जो होता है उसका केंद्र कहाँ पर होता है, उसके शीर्ष वाले भाग में केंद्र जो है होता है, जिसमें क्या होता है गुणसूत्री पदार्थ होता है। यही इंपॉर्टेंट होने वाला है गुणसूत्री पदार्थ। इसी के अंदर में जीन होते हैं जो क्या करते हैं, नई पीढ़ी बनाने में मदद करते हैं। जितने भी लक्षण आते हैं ना, जो बोलते हैं कि माता पिता से लक्षण मिला है, उनके चेहरा या उनका गुण जो स्वभाव वगैरह होता है, वो सभी गुण जो होते हैं ना, वो सभी के सभी इसे जीन के माध्यम से जाते हैं। इसलिए बोला जाता है कि निषेचन क्या है, अंडाणु और शुक्राणु का जो केंद्रीय पदार्थ होता है, जिसमें क्या होता है गुणसूत्रीय पदार्थ होता है, उनका आपस में मिलना निषेचन कहलाता है। सिंपल सा पॉइंट था, ये आपको नोट कर लेना है अपने कॉपी के अंदर में, नोट्स के अंदर में। देन अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो यहाँ पर है वो होता क्या है, देखो जैसे शुक्राणु प्रवेश करता है, अंडाणु के पास जाता है, तो निषेचन करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो शुक्राणु का नोकीला भाग होता है, जो कि मैंने बताया हुआ था, ये वाला भाग आप देख सकते हो, ये जो नोकीला वाला भाग होता है ये क्या करता है, अंडाणु का जो भित्ति होता है ना, उसे भेद के अंदर घुसता है, उसे भेद कर वो अंदर जाता है
और फिर अंदर जाके उनका जो केंद्रक है वो आपस में मिलता है और फिर निषेचन होता है। बट यहाँ पर क्या आप सोचिए कि क्या सिंगल जो शुक्राणु है वो जाएगा एक अंडाणु के पास? ऐसा नहीं है, बल्कि काफी सारे जो शुक्राणु है वो अंडाणु के पास जाता है और उसे चारों तरफ से घेरता है और भेदने की कोशिश करता है। इनमें से कुछ जो है या एक बोल दो वो अंदर जाता है, इसे भेद देता है और इसके साथ संलग्न हो जाता है, इसके साथ मिल जाता है, जुड़ जाता है और निषेचन कर देता है। जैसे निषेचन होता है उसके बाद क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। एक संरचना बनती है जिसे युग्मनज कहते हैं। जब दो युग्मक आपस में मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। और ये जो जाइगोट होता है वो डिप्लॉइड होता है। अब आपको ये तो पता ही होगा, मैंने आपको बताया भी था कि शुक्राणु और ये जो अंडाणु होता है वो हैप्लॉइड होते हैं, मतलब कि एक गुणित होती है, एकल आपस होते हैं। इसमें सिंगल क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। अब ये दोनों जो है हैप्लॉइड आपस में मिलते हैं तो ये डिप्लॉइड बन जाते हैं, मतलब कि टू एंड कंडीशन बन जाते हैं, जो कि है जाइगोट युग्मनज। और ये कहाँ बनते हैं, तुम्बिका क्षेत्र में बनते हैं, फीमेल जो तंत्र है उसके। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ ये जो युग्मनज है ना ये विकास करेगा। यही युग्मनज ऐसा युग्मनज है जो क्या करेगा ना, आगे बढ़ के बच्चा बनेगा। यही है, मतलब छोटी सी जो संरचना है वो आगे बढ़ के बच्चा बनेगा। आप खुद ही सोचो, एक शुक्राणु और एक अंडाणु जो कि हमें दिखता नहीं है, आंखों से दिखता नहीं है, वो जब आपस में मिलते हैं तो युग्मनज बनता है। अब अफकोर्स की बात है, जब वो इतने ज़्यादा छोटे हैं तो युग्मनज भी हमें दिखाई नहीं देगा। बट जो दिखाई नहीं देता है वो कैसे यहाँ पर विकसित होता है, कैसे यहाँ पर विकास होता है, जिसके बाद वो एक बड़ा बच्चा बनता है जो हमें दिखाई देता है। अब वो चीजें देख लेते हैं। अब क्या होता है, इसका ना जो युग्मनज है ना उसका विदलन होगा। अब विदलन का मतलब वो एक तरह से विकास करेगा, अपने आप को तोड़ेगा, विभाजित होगा और विभाजित होने के बाद वो बड़ी संरचना बनता जाएगा। अब यहाँ पास क्या होता है, ये जो युग्मनज है ना जो कि टू एन कंडीशन है, अब ये क्या करेगा, पहला विदलन करेगा। जैसे ये पहला विभाजन करेगा क्या होता है, दो कोरक खंड यहाँ पास बन जाते हैं, मतलब एक कोशिका से दो कोशिका बन गए, ऐसा आप मान सकते हो। देन फिर क्या होता है, फिर से वो विभाजन करेगा, फिर से वो वृद्धि करते जाएगा, फिर 2 से वो 4 जाएगा, 4 से 8, फिर 8 से 16 और फिर 16 से 32 चला जाएगा। इतनी सारी संरचना बन जाएगी, 32 कोशिका वाला एक जो है युग्मनज बनेगा। और 32 कोशिका वाले युग्मनज को क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कोरक पुट्टी। नाम तो आपने सुना ही होगा कोरक पुट्टी, मैंने काफी बार जिक्र किया था अपने लेक्चर के अंदर में, और आपने जब पढ़ा होगा तो आपको ये चीजें मिली होगी, कोरक पुट्टी। अब ये जो कोरक पुट्टी है ना वो क्या करता है, यही आगे बनेगा भ्रूण और भ्रूण से बच्चा बनेगा। अब देखो ये जो कोरक पुट्टी है ना जो कि 32 यहाँ पर संरचनाओं का होता है, 32 कोशिकाओं का होता है, ये क्या करता है, ये ना गति करता है गर्भाशय की तरफ। अब देखो वैसे तो ये 16 कंडीशन में आते ही गति करने स्टार्ट कर लेता है, और ये जब कंप्लीट 32 का बन जाता है ये जो है गर्भाशय के पास पहुंच जाता है। जैसे ये गर्भाशय के पास पहुंचता है ये क्या करता है, गर्भाशय की जो दीवारें है ना उसे भेद के अंदर घुस जाता है और उसमें चिपक जाता है, एकदम अटैच हो जाता है गर्भाशय की दीवारों से। क्या होता है, कोरक पुट्टी गर्भाशय अंत द्वारा यहाँ पर ढक ली जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतःरोपण कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने बताया था दो टॉपिक हमें पढ़ना था, एक निषेचन और एक था अंतःरोपण। निषेचन क्या था भैया, वो था कि नर और जो हमारा मादा युग्मक है दोनों का आपस में मिलना, दोनों के आपस केंद्रक जो है उसका आपस में मिलना निषेचन कहलाता है। निषेचन के बाद हमें क्या मिला, युग्मनज मिला। युग्मनज जो है विकलन करता है, यहाँ पर विभाजित होता है और फिर 32 यहाँ पर संरचना में आता है, जिसे हम लोग कोरक पुट्टी कहते हैं। और ये जो कोरक पुट्टी है ना ये क्या करता है, गर्भाशय की दीवारों से जाके चिपक जाता है, उसमें एक तरह से रोपित हो जाता है, रोपित हो जाता है। जैसे फसल को खेत में हम लोग लगाते हैं उसे रोपण बोलते हैं, वैसे यहाँ पर जो कोरक पुट्टी है ना वो गर्भाशय की दीवार में चिपकता है, वो अंदर तरफ घुस जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतःरोपण कहते हैं। ये आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या होगा, ये जो कोरक पुट्टी है ना ये क्या करेगा, देखो अब सिंपल से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्या था भैया, तुम्बिका क्षेत्र था जिसे एम्फुला कहते हैं। ये तुम्बिका क्षेत्र में यहाँ पर युग्मनज बना है, ये युग्मनज बना है, और ये जो है 16 कंडीशन जैसे होगा ये आएगा गर्भाशय की दीवार के पास। गर्भाशय की 3 दीवारें होती है, ये क्या करेगा, जैसे ये कोरक पुट्टी का निर्माण करेगा, मतलब 32 कोशिकाएं वाले संरचना बनेगी, और ये क्या करेगा, गर्भाशय जो है उसके अंदर में आएगा, उसके अंदर में जाके ये रोपित हो जाएगा, इसे अंतःरोपण कहते हैं। अब यहाँ पर निषेचन भी कंप्लीट हो गया, अंतःरोपण भी कंप्लीट हो गया। अब अगला जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है वो हम देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको वही चीजें बता देता हूँ। ये जो कोरक पुट्टी था वो क्या करता है, गर्भाशय की दीवार में, ये देखो ये जो रेड रेड संरचना आप देख रहे होंगे ये गर्भाशय की दीवार है, जो क्या करता है चारों तरफ से कवर करता है, मतलब अंदर में वो धस जाता है। जैसे वो अंदर में धसता है क्या होता है, उसमें एक संरचना उंगली नुमा संरचना निकलना स्टार्ट होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जरायु, ठीक है, अंकुरन कहते हैं। मतलब एक तरह से जैसे बीज में अंकुरित होता है ना बीज, वैसे यहाँ पास कुछ संरचनाएं निकलती है। वो क्यों निकलती है, वो संरचनाएं पोषण लेने के लिए निकलती है, वो पोषण लेती है और बड़े होती जाती है, बड़ी होती जाती है, और फिर भ्रूण में वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर सब लोग देख सकते हो, बाकी चीज इग्नोर कर सकते हो क्योंकि उतना ज्यादा काम का नहीं है। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सगर्भता और भ्रूणीय परिवर्तन। ये सगर्भता क्या होता है, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रेगनेंसी। अब जैसे अंतःरोपण होगा, कोरक पुट्टी जो है गर्भाशय की दीवार से चिपक
चिपकेगा तब क्या होता है, वो जो है प्रेगनेंसी स्टार्ट कर देता है। मतलब अंतःरोपण के बाद ही क्या होता है भैया, शाहगर्भता की शुरुआत होती है, प्रेगनेंसी की शुरुआत हो जाती है। अब जैसे प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है, क्या होता है, वो जो हमारा कोरक पुट्टी था ना, वो भ्रूण में विकसित हो जाता है और भ्रूण में विकसित होने के बाद वो धीरे-धीरे बच्चा बनने लगता है और जब वो बच्चा बनने लगता है, तो अपरा का निर्माण होता है, प्लेसेंटा का जो निर्माण होता है। अब इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि भैया इसके कार्य क्या होते हैं, ये होता क्या है? वो क्वेश्चन पूछा जाता है अपरा के कार्य। ठीक है? 2 नंबर में, 3 नंबर में पूछा जा सकता है अपरा के कार्य क्या होते हैं, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो अपरा होता है, ये जो प्लेसेंटा होता है, ये क्या होता है, भ्रूणीय भाग जो होता है जरायुज अंकुरण के द्वारा यहाँ पे होता है और मात्रीय जो भाग होता है ना, उसमें गर्भाशय अंतः स्तर पर ये विकसित होता है। अब यहाँ पर देख लो इसके कार्य क्या है, तो सबसे पहला यहाँ पर जो कार्य होगा अपरा का, वो होगा भ्रूण को ऑक्सीजन व आवश्यक पदार्थ प्रदान करना और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड व अपशिष्ट जो पदार्थ है उसे ले जाना, बाहर निकालना, ऐसा आप समझ सकते हो। मतलब अपरा जो है ना, वो क्या करता है, मादा और जो बच्चे हैं दोनों के बीच एक संबंध दर्शाता है, दोनों को आपस में जोड़े रखने का काम करता है। और मैं आपको बता दूं, ये जो अपरा है ना, वो एकमात्र ऐसा संरचना है जो कि दो ऊतकों से मिलकर बना होता है, दो शरीर के ऊतकों से मिलकर बना होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपरा का कार्य, वो आप अच्छे से नोट कर लीजिए। यहाँ पर भ्रूण को क्या करता है, ऑक्सीजन और जो आवश्यक पदार्थ है वो यहाँ पर पहुंचाने का काम करता है, साथ ही साथ जो अपशिष्ट पदार्थ है CO2 है, उन्हें बाहर निकालने का कार्य यहाँ से करता है। सेकंड कार्य आप लिख सकते हो अंतःस्रावी ग्रंथियां, जैसे कि HCG, HPS, और उसके बाद यहाँ पर और कुछ जो है प्रोजेस्टेरोन वगैरह, ये जो हार्मोन्स है वो यहाँ पर क्या है, मतलब ग्रंथियां जो है वो यहाँ पर क्या करता है, निर्मित करता है या फिर स्त्राव करता है। अब इसके साथ ही साथ यहाँ पर लिख सकते हो कि यहाँ पर क्या होता है भैया, यहाँ पर ना जो अंडाशय है उसे एक तरह से देखो क्या होता है, जैसे जो बच्चा है मतलब भ्रूण जो है वो विकसित हो जाता है। अब भ्रूण विकसित होने के बाद क्या होता है, अपरा जो है ना, वो एक और काम करती है। ये काम क्या करती है, संकुचन जो है उसमें मदद करती है, मतलब बच्चे के बाहर निकलने में मदद करती है। अब बच्चा जब बाहर निकलेगा, ठीक है, जब बच्चा बाहर निकलेगा तो उस कंडीशन में उसे धक्का देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बच्चा जो है ऐसे बाहर निकल जाए, उसे धक्का दिया जाता है, उसे एक तरह से ना प्रेशर दिया जाएगा। वो अपरा का भी काम होता है और कुछ हार्मोन्स भी करते हैं। बाकी ये जो है अपरा जो है अंडाशय के पास ही यहाँ पर काम करता है। अब इसके बाद यहाँ पर अगला देखा जाए तो अगला यहाँ पर जो है वो है भैया गर्भवती जो समय होता है, मतलब कि प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है, कितना टाइम होता है, वो 9 महीने होते हैं, कभी कभी 9.5 महीने होता है। ये नॉर्मल टाइम है, ठीक है, एवरेज निकाला गया है तो 9 महीने 9.5 महीने का कुछ होता है। इसमें जो बच्चा है वो पूरी तरह से बन जाता है, मतलब भ्रूण से वो बच्चे में निर्मित हो जाता है। अब इसमें टाइम टू टाइम बहुत सारे चेंजेस आते हैं। टाइम टू टाइम क्या होते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, मतलब एक जो भ्रूण है ना उसमें चेंज आएगा और कैसे वो बच्चा बनता है वो 9 महीने में डिसाइड होता है। जैसे कि सबसे पहले महीने में, मतलब कि 1 महीने जिससे कंप्लीट होगा, 1 महीने के अंत तक क्या होता है, हृदय, मतलब उनकी जो यहाँ पर हार्ट होता है, हृदय होता है, ठीक है, वो बन जाता है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप जो है उससे हम लोग उसकी जो धड़कन है ना वो सुन सकते हैं। मतलब पहले महीने में दिल जो है, हार्ट जो है, हृदय जो है वो बन जाता है। जैसे पहले महीने में हृदय बनता है, सेकंड महीने स्टार्ट होता है, सेकंड महीने में हाथ पैर उंगलियां जो है वो बननी स्टार्ट हो जाती है और वो भी कंप्लीट हो जाती है सेकंड महीने में। फिर आ जाता है पहली तिमाही का अंत, मतलब कि तीसरा महीना जो है वो जैसे कंप्लीट होता है। तीसरे महीने में क्या होता है, भ्रूण के सभी अंग व अंग तंत्र बन चुके होते हैं, जैसे कि जननांग, मतलब कि जो यहाँ पर जननांग होंगे, जैसे मादा हो गए फीमेल हो गए, दोनों के जननांग जो है, मेन जनन तंत्र जो है वो भी यहाँ पर बन जाते हैं। ये विकसित नहीं हुए, सिर्फ अब बने हैं, ठीक है। अब देखो 3 महीने कंप्लीट हो गए और काफी सारी चीजें यहाँ पर बन गई, मतलब अंग तंत्र बन गया, पूरा अंग बन गया, सभी के सभी चीजें बन गए। फिर आ जाता है 5वां महीना। 5वें महीने में क्या होता है, गति करना स्टार्ट कर लेता है, सिर में जो है वो बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब ये 5 महीने में जो बोलते हैं ना लात वगैरह मार रहा है, वो हिल रहा है, तो वो ना हिलना स्टार्ट हो जाता है, गति करना स्टार्ट हो जाता है, वो अपने जगह से एक तरह से मूव करने लगता है 5वें महीने में। फिर आ जाता है यहाँ पास अपना 5वें महीना का आखिरी समय, जिसे हम लोग बोलते हैं 6वां महीना या फिर दूसरी तिमाही बोल सकते हो। अब दूसरी तिमाही में क्या होता है, मतलब 6वें महीने में क्या होता है, शरीर पर रोम, मतलब कि बाल आने स्टार्ट हो जाता है, पलके जो है वो अलग हो जाती है, जो आंख है मतलब एक तरह से खुलने लगती है, ऐसा आप समझ सकते हो पलके जो। और उसके बाद बैलेनिया जो है वो बननी स्टार्ट हो जाती है। देन फिर आखिरी आ जाता है जो कि आखिरी का तीसरा महीना है, मतलब कि 9वां महीना। पूरे 9 महीने जैसे वो कंप्लीट होता है, क्या होता है, जो भ्रूण है वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, विकास ले लेता है, मतलब भ्रूण जो है बच्चा बन जाता है। अब बच्चा बन चुका है, 9 महीने हो चुके हैं कंप्लीट। अब क्या होगा, उसे बाहर निकाला जाएगा। बाहर निकालने में क्या अपरा हो गया और बहुत सारे हार्मोन्स है वो मदद करेंगे। क्या करेंगे, उसे प्रेशर देंगे, उसे धक्का देंगे, उसके बाद वो बाहर आता है। जैसे वो बाहर आता है, वो जो प्रक्रिया होती है, बाहर आने की प्रक्रिया जो होती है उसे हम लोग प्रसव कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं, जो कि प्रेशर द्वारा होता है। अब इसमें क्या होता है भैया,
पूर्ण जो विकसित भ्रूण है वो गर्भाशय से जन्म नाल द्वारा बाहर निकलता है। पूर्ण विकसित मतलब कि जो बच्चा है वो बन चुका है, पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, अब उसे बाहर निकाला जाता है। बाहर निकले जो प्रोसेस होता है ना, उसे हम लोग प्रसव कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसव कहते हैं। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ, पूरा जो विकसित भ्रूण है उसके साथ ही साथ अपरा भी बाहर आता है। जो नाभि में एक नाल होता है वही अपरा होता है। अब ये जो है अपरा के साथ बाहर आता है, मतलब बच्चे के साथ जो है अपरा भी बाहर आता है। पूरा विकसित जो भ्रूण है वही बच्चा है, तो उसके साथ जो है अपरा बाहर आता है। अब इसका अगला यहाँ पर देखा जाए वो है दूध स्त्राव। अब जैसे बच्चा पैदा हो जाता है, बच्चा पैदा होने के 5-6 दिनों बाद या 7 दिनों बाद क्या होता है, जो दूध ग्रंथि है ना वो एक तरह से विकसित हो जाती है और उसके बाद वहाँ से दूध जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है, जो कि बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, मतलब एक तरह से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसे पोषण देने के लिए। और उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, एंटीबायोटिक चीज़ें होती हैं जो कि बच्चे को क्या करते हैं, एक तरह से बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता देती है। अब देखो प्रसव के पश्चात क्या होता है, शुरुआती के 5 से 7 दिनों में दूध जो है वो निकलना शुरू होता है, और जो शुरुआती दूध होता है मतलब 5 से 7 दिन वाला एकदम पहला दूध होता है, वो हल्का पीले रंग का होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। इसे हम लोग चीज़ भी कहते हैं, कोलेस्ट्रम भी कहते हैं। कोलेस्ट्रम जो होता है, अगर आपको पूछा जाए कोलेस्ट्रम क्या होता है तो आप बताना कि जो प्रेगनेंसी के बाद मतलब बच्चा निकलने के बाद मतलब प्रसव के बाद बोले, ठीक है? प्रसव के बाद क्या होता है, जो शुरुआती समय में दूध निकलता है जो कि गाढ़ा होता है, हल्का पीला रंग का होता है, वही यहाँ पास क्या होता है भैया, कोलेस्ट्रम होता है। जिसमें क्या होता है, एजीए की मात्रा जो है अधिक होती है, और जब इसकी मात्रा अधिक होती है तो क्या होती है, इम्यूनिटी पावर मतलब कि जो यहाँ पास प्रतिरक्षा तंत्र है उसे विकास करने के लिए जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मतलब नवजात जो है बच्चे हैं उसमें एक तरह से प्रतिरक्षा जो तंत्र है, इम्यूनिटी पावर जो है उसे एक तरह से बढ़ा देता है। इसलिए बोला जाता है कि शुरुआत का जो दूध होता है ना वो बच्चों को देना चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उनके लिए, बहुत सारी बीमारियों से लड़ने के लिए ये जो है शक्ति देता है। अब यहाँ पास ये जो लेक्चर था वो कंप्लीट हो चुका है, और हमने जितने भी टॉपिक्स यहाँ पास बच चुके थे वो सभी के सभी कंप्लीट कर लिए हैं। एंड यहाँ पर जो चैप्टर है वो एंड होता है। अब देखो कोई भी डाउट होता है अगर इस चैप्टर के बारे में तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, या हमारे ग्रुप जो है उसमें जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो। देन इसके बाद ये पूरा का पूरा कंप्लीट तो हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्किप करेंगे। आप प्रैक्टिस करते रहना, मैं यहाँ पर अभी नहीं करूँगा क्योंकि मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी का लेक्चर लेना है, एंड सेकंड बोर्ड एग्जाम भी चल रहा है अभी। सो उसके लिए भी मुझे वीडियोस जो है लेक्चर जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड करने अपलोड करने, एंड इसलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ, बट जैसे एग्जाम आएगा उस टाइम में हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। एंड इसके बाद जो अगला क्लास होगा वो आपको वन शॉट में चाहिए या आपको ऐसे ही डिटेल लेक्चर चाहिए, आप जरूर से बताना। वैसे तो ये सभी डिटेल लेक्चर वही 20 मिनट का होता है फर्स्ट लेक्चर, एंड 5 से 6 लेक्चर में कंप्लीट कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि हर चैप्टर हम 1 से डेढ़ घंटे मतलब 1 घंटे जो है, मिनिमम 1 घंटे बोल सकते हो, हम कंप्लीट कर देते हैं 1 घंटे के अंदर में। सो वन शॉट भी यही होगा 1 घंटे के आस-पास में, डिटेल लेक्चर भी 1 घंटे का होगा। सो डिटेल लेक्चर बस काफ़ी दिनों लग जाते हैं, एंड वन शॉट में जो है एक बार में कंप्लीट हो जाएगा। सो आपको कौन-सा लेक्चर चाहिए आप मुझे बता सकते हैं, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड तब तक के लिए ऐसे पढ़ाई करते रहिए, सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेना, कॉपी बना लेना अच्छे से। एंड स्कूल में अगर आगे चला जा रहे हो मतलब आगे पहुँच चुके हो, सो आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, स्कूल में कंटिन्यू करते रहिए, एंड ये सभी रिवाइज़ करते रहिए। जल्दी हम आगे निकल जाएँगे स्कूल से भी, कोचिंग से भी, ठीक है? काफ़ी दिनों से लेट हो गया था इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।